दोस्तों जो बच्चे यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही सुनहरा यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 और 24। दोस्तों अगर हम बात करें तो भर्ती की वैकेंसी कितनी है, इस बार जो वैकेंसी आई हुई है वो है टोटल आपके 60,244 पद पर है। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे आपको, जिसमें कि आपका इसमें उम्र कितना होगा, योग्यता कितनी होनी चाहिए, उम्र में छूट कितना है, सिलेबस आपका क्या रहेगा, परीक्षा का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम डेट क्या है और वेतन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी छात्र जो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे, ताकि जो छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरना शुरू करिएगा, ठीक है। और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आप लोग घंटे को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जानी है, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रहे वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ठीक है। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, पूरे विस्तार में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीडीएफ आपके सामने खुला हुआ है, ये बिल्कुल यूपी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो पीडीएफ नोटिस जारी किया गया वो है। आपको हम पॉइंट सब कुछ यहाँ पर बताना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे अगर पहली बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो आवेदन के लिए लिस्ट जारी किया गया है, सब कुछ साफ साफ इसमें कहा गया है। इसमें बच्चों कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर आपके यहाँ पर देख सकते हैं पे आपको दिखाया है 5200 से 20,200 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स इतने यानी 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। क्लियर बात, आपको यहाँ पर सैलरी की भी पता हो गया। चलिए हम बात करते हैं कितनी कितनी पद किन किन कैटेगरी में है। तो यहाँ पर कैटेगरी में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी दिया गया। अनारक्षित के लिए जो सीट है यहाँ पर 24,102 है और EWS के लिए 6,024 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 16,264 पद है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 12,650 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1,204 पद है और टोटल अगर करेंगे तो यहाँ पर 60,244 पद आते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आवेदन की समय सारणी, यानी कि आप कब से फॉर्म भरना शुरू करेंगे और लास्ट डेट कब रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चों ध्यान समझिएगा आप सभी। विवरण कहता है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने से प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि दोस्तों फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आपका 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगा, यानी अर्थात आज से, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका 16 जनवरी 2024 तक, ये लास्ट डेट है। शुल्क जमा करने के लिए इसमें 2 दिन का मेंशन बढ़ा दिया गया, 18 जनवरी 2024 को आप इसका शुल्क लास्ट जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आप सभी के मन में बात ये भी आ रहा होगा कि सर आवेदन शुल्क कितना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा इसमें कहा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये यहाँ पर रखा गया, यानी कि आपको फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अर्हताएँ दिया हुआ है कि राष्ट्रीयता के लिए भर्ती के लिए ये आवश्यक है, यानी कि दोस्तों ये तो भर्ती के लिए तो जैसा इसमें कहा गया कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य, इस तरीके की चीज़ें ये तो आप सभी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता, यानी कि दोस्तों आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए यूपी पुलिस की वैकेंसी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। अगर हम सिंपल से बात करें तो आपको यूपी पुलिस के लिए 12th पास होना जरूरी है, ठीक है, पास। अपेयरिंग वाले छात्र नहीं भर पाएंगे, इसे साफ साफ कहा गया है। यहाँ सीधा सीधा कहा गया, इस पॉइंट में देख लीजिएगा कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है, ठीक है।
तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा सम्मिलित हुए यानी अपियर अथवा सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है, यानी कि चैनल पर जो जितने भी बोर्ड एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं वो सभी जो है आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बाकी पुराने छात्र आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो आपके लिए। चलिए अब हम बात करेंगे आयु के लिए, आयु आपकी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आयु के लिए सभी बच्चे अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर आयु कितनी है इसमें रखा गया है। तो भर्ती के लिए पहला ध्यान सुनिए, कहता है पुरुष के लिए, कहता है पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है, आप लोग जन्म डेट अपना मिला लीजिएगा कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 2001 से पूर्व नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जो बच्चे पिछड़ा या अन्य जाति के बच्चे होंगे, ठीक है, सामान्य को छोड़ करके, तो वो आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें कुछ तो छूट तो होना चाहिए। बिल्कुल छूटे, उसको हम आने वाले कुछ पॉइंट बाद हम उसको आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देख लीजिएगा जो आपका जो छूट रहता है 3 साल और 5 साल वाला, वो बिल्कुल है, ये है, आप देख पाएंगे। ठीक है, अब क्या सुनेगा, यहाँ कहा गया कि महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 25 वर्ष, यहाँ आप देखिए महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 25 वर्ष की आयु प्राप्त, 25 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी जो है 2 जुलाई 1998 से पूर्व नहीं होना चाहिए, यानी 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी, ठीक है, जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ध्यान सुनिए, ये जो कंडीशन बच्चों लगेगा जो यूपी के मूल निवासी बच्चे रहेंगे उन्हीं के लिए, ठीक है, के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्ति शासनादेश दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, तीसरा इसमें पॉइंट कहता है चरित्र के लिए। तो चरित्र के लिए यहाँ पर कहा है कि अभ्यर्थी का चरित्र जो ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सही प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे किसी पर केस चल रहा हो तो इस स्थिति में आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, शारीरिक स्वस्थता यहाँ पर कहा गया है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें कहा है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ये सिंपल सी बात, इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, भर्ती की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है भर्ती की प्रक्रिया कैसे रहेगी। तो इसमें दोस्तों सीधा सीधा कहा गया है कि अब इसमें पेपर जो होगा वो आपके क्या होंगे, लिखित परीक्षा में आपके क्या होगा, बहुविकल्पी पेपर होगा। क्या होगा, बहुविकल्पी पेपर होगा। अभी हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ध्यान समझ लीजिए आप सभी, इसमें सीधा सीधा कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन पेपर क्या होगा, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी पेपर होगी वो बच्चों ऑफलाइन OMR सीट पर होगी। ठीक है, कहता है ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों का होगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सभी सब बच्चे ध्यान सुन लीजिएगा, पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, कि जो परीक्षा होगा वो 300 अंकों का होगा जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। टाइम ध्यान सुनिएगा, अंक कितना होगा टोटल 300 और समय कितना रहेगा आपका 2 घंटा। ठीक है, यहाँ कहा गया। ठीक है, आगे इसमें कहता है इस लिखित पेपर निम्नलिखित 4 विषय होंगे। आपको 4 विषय से आपका पेपर पूछा जाएगा। एक आपका रहेगा यहाँ पर
सामान्य ज्ञान, दूसरा रहेगा आपका सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा रहेगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और चौथा मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, ये आपके 4 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। ध्यान सुनिएगा, अंक आपको कितना बांटा गया 300, और प्रश्न कितने रहेंगे 150, यानी दोस्तों एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसमें सीधा सीधा कहा गया कि जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, यानी एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, सही करेंगे तो 2 अंक आपको मिलेगा। आरक्षी अभ्यर्थी नियमानुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5, यानी दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग यानी 0.5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा। क्लियर बात, आपको क्लियर हो गया कि 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको पता हो गया कि 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक का होगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, सही करेंगे 2 अंक मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। अब आपको 4 पेपर यहाँ पर देना होगा, 4 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता रहेगा यानी आपके मैथ्स रहेंगे, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी कि दोस्तों आपके रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, और ये बहुत ही आसान पेपर होता है। चलिए आगे इसमें कहा गया परीक्षा OMR सीट पर होगी। ठीक है, यानी कि आपके ऑफलाइन पेपर OMR सीट पर परीक्षा होगी, परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिचय 1 में संलग्न। अभी आपका पाठ्यक्रम हम आपको बता देंगे कि आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते, कहता है सही उत्तर x से निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो हमने जो अभी बताना था वो हमने बता दी, इसी को ये विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अभिलेखों की समय शारीरिक मानदंड परीक्षण, यानी दोस्तों अगर आपने पेपर पास कर लेते हैं बहुविकल्पी का 150 में से आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपको आगे की चरण में करना क्या होगा कि लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। यानी दोस्तों इसमें साफ साफ ये कहा गया कि वैकेंसी के आधार पर आपको यहाँ परीक्षा के बाद आपका सिलेक्शन प्रक्रिया यानी कि आपके आगे की प्रक्रिया के लिए आपको बुलाया जाएगा, वो भर्ती के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, यानी वैकेंसी के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे सीधा कुछ नहीं कहा गया, नहीं इसका भर्ती का 3 गुना 4 गुना ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा कि आपका शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि जब आप यहाँ पर पेपर पास कर लेते हैं, जब आपको बुलाया जाएगा शारीरिक यहाँ पर मानक परीक्षण के लिए, तो आपका क्या क्या होना चाहिए ध्यान सुनिएगा। पुरुष वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए ध्यान सुनिएगा, कहता है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, यानी कि आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, क्या आपके लिए वहाँ पर मांगा जाएगा। इसमें सीधा सीधा कहा गया कि सामान्य व अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 168 यानी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप अपना हाइट मिला लीजिएगा, 168 अनिवार्य, मिनिमम 168 होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हाइट जो मांगा हुआ है वो 168 मांगा हुआ है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर कहा कि अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई मांगा गया है वो 160 मांगा, यानी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं सीना के लिए। इसमें कहा गया कि सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की जो माप है वो देख सकते हैं 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, ये सामान्य रहेगा। ठीक है, बिना फुलाने पर और कम से कम आपके 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 77 सेंटीमीटर मांगा गया है बिना फुलाए सामान्य, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते, कहता है टिप्पणी इसमें क्या है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने फुलाना अनिवार्य। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें इसमें जैसे कि आपसे जैसे सामान्य पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जनजातियों के लिए 79 सेंटीमीटर ये
क्या मांगा गया है, सामान्य मांगा गया है, ठीक, जो आपका सामान्य सीना रहेगा। लेकिन आपको कम से कम कितना फुलाना है, कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। अगर आप 4 सेंटीमीटर फुला पाते हैं तो आपको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक विचलन, तो आप सभी देख लीजिएगा। ऊंचाई के लिए अगर बात करें तो इसमें कहा गया सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 याद रखिएगा यहाँ पर लेडीज़ के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों महिला के लिए जो हाइट यहाँ पर 147 यहाँ मांगा गया है, यानी 147 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। वजन की हम बात कर लेते हैं। वजन इसमें कहा गया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए न्यूनतम, ठीक। बाकी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया शारीरिक दक्षता और परीक्षण के लिए इसमें कहा गया है। तो अब ध्यान सुनिएगा, इसमें दौड़ की इसमें बात कहा गया है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए, यानी दोस्तों आपका जो शारीरिक जो आपका परीक्षण में अगर आप सफल पाए जाते हैं तब उसके बाद जब आपका दौड़ होगी तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में और होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कितना दौड़ना है आपको। 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। ध्यान सुनिएगा, पुरुष के लिए कितना दौड़ना भाई, 4.8 किलोमीटर, लगभग आपको कितना दौड़ना, 5 किलोमीटर आपको लगभग दौड़ना है, या फिर यूं कहें तो 4800 मीटर आपको दौड़नी है। आपको कितने समय में, 25 मिनट में, ठीक। और जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बात कहा गया, इसमें कहा महिला अभ्यर्थियों के लिए कहा गया है कि 2400 मीटर अर्थात 2.4 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है 14 मिनट में। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है कंडीशन, और ये है आपके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कंडीशन। इतना आपको दौड़ करके निकालना होगा, ठीक है। अगर इतने में आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, वैकेंसी से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब आगे बात करते हैं तो चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, यानी दोस्तों ये लास्ट आपका चयन की प्रक्रिया होगी। तो ये आपके बोर्ड द्वारा कहा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिकोण रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इससे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये आपके लास्ट चयन की प्रक्रिया होगी और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहा गया है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन दे रखा है, कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वैधता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हो। 1 से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। आगे इसमें कहा कि इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा। यानी फिर भी अगर कंडीशन रह जाती है तो जिनका उम्र ज़्यादा रहेगा उसको प्राथमिकता मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कहा गया, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि आरक्षण व आयु सीमा में छूट। अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि छूट कितनी थी। इसमें सीधा सीधा कहा गया कि लंबवत एवं शैक्षिक आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा यहाँ पर ये देख पाएंगे नीचे यहाँ पर आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है। अब यहाँ आप देख लीजिएगा आरक्षण कैसे कैसे दिया गया है। तो यहाँ पर श्रेणी दिया है अनुसूचित जाति में, आपका देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजातियों, इसमें इसे 5 वर्ष की छूट दिया है। यहाँ कहा गया अधिकतम आयु सीमा में छूट कितनी है, 5 वर्ष के लिए है। और यहाँ पर आपको प्रमाण में आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, तभी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति वालों के लिए 5 वर्ष के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग
पहले बच्चे ध्यान समझ लेंगे, इनमें भी देख सकते हैं 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दिया गया, लेकिन यहाँ पर आपको जाति लगानी है, जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, और यहाँ पर और भी है आरक्षण के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 3 वर्ष का यहाँ पर छूट दिया गया, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आप सभी को बता देते हैं जो आपका डाउट अभी तक होगा। ठीक है, तो PDF को हम लोग आगे स्लाइड करते हुए बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट और भी आप सभी को समझाते हैं। उम्मीद है कि सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप कैसे करेंगे, इसे सीधा सीधा कहा गया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप कैसे करेंगे। तो आपको ऑनलाइन आपको किसी साइबर पर चले जाना है और वहाँ पर आपको वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर देना, जैसा कि आप सभी हर फॉर्म भरते आ रहे हैं। ठीक है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से आप UPI या इंटरनेट बैंकिंग UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी आप यहाँ पर संपर्क करके आपकी अपनी समस्याएं आप बता करके उसका सलूशन भी पा सकते हैं। और यहाँ पर एक विकल्प एक ऑनलाइन शुल्क जमा भुगतान के लिए, तो ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपके सभी इंटर तक के पास होने की डिग्री और आपका आरक्षण में आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगेगा, फोटो भी लगेगा और हस्ताक्षर भी लगेगा। आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फ़ोटो और हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बाकी ये तो आपको साइबर पर चले जाएंगे, वहाँ से फ़ोटो किस तरीके से यहाँ पर अपलोड करना वो सब जानते हैं, वहाँ से आप सभी को करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको याद रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है। कहता है चेहरे की छवि स्पष्ट रखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। आपको फोटो, ध्यान सुनिएगा, फोटो के लिए बात हो रही है। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर कर लिया गया। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक हो, यानी फोटो का जो बैकग्राउंड है या तो व्हाइट हो या तो ग्रे कलर रहेगा तो सही रहेगा। और यहाँ पर कहा गया ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, यानी कि आपका जो भी चेहरा एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि मुंह बंद होनी चाहिए और आंखें आपकी खुली होनी चाहिए फोटो में। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हो। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दाढ़ी नहीं रखनी है। ठीक है, कैमरे पर सीधी नज़र आपकी होनी चाहिए। चश्मा, अगर जो बच्चे चश्मा पहनते हैं तो चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वाइड लेंस होनी चाहिए ताकि आंख दिखे कैमरे से फोटो में। और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। आगे कहा गया फोटो में टोपी मफलर आदि धारण नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, और बाकी आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण ये चरण है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपको करके तैयारी आप शुरू कर देनी है। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिया गया है, तो ये आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, या कमेंट करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये डाउट आप सभी का रहा होगा कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सलेबस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस हम बता देंगे, वहाँ आप क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि सिलेबस के बारे में हमने मोटा मोटा आपको जानकारी दे दिया गया है, जैसे कि आपका सामान्य ज्ञान है और सामान्य हिंदी कब से पेपर पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपके संख्यात्मक एवं विकास मानसिक योग्यता और से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता से पूछा जाएगा। लेकिन उसमें पढ़ना क्या क्या ये हम आने वाले समय में आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी बच्चों के जो भी स्टूडेंट का डाउट रहा होगा सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आप सभी पुराने बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि जो बच्चे यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है। आप फॉर्म को भरिए और अच्छे प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तैयारी अच्छे शानदार से करिए और बहुत ही जल्द आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और जो ये एग्ज़ाम का जो डेट है ये आपका फरवरी में है। और बच्चों यहाँ पर जो एग्ज़ाम का डेट दिखाया गया है, आप लोग अभी सोच रहे होंगे एग्ज़ाम डेट आपका यहाँ पर फरवरी में बताया जा रहा है। और फरवरी में ये डेट नहीं क्लियर किया गया है कि कब किस दिन आपका पेपर होगा। उम्मीद है कि आपका 20 से लेकर के इसके 20, 22 या 25 के बीच में आपका पेपर यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, या हो सकता है इसके पहले भी आपको फरवरी में पेपर ले लिया जाए, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है,
तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है एक बार सभी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, बिल्कुल वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस में जाना चाहते हो बिल्कुल आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको सभी जानकारी मिल जाए और आसानी से फॉर्म को भरें और अच्छे से तैयारी में जुट जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको हम सिलेबस अच्छे से विस्तारपूर्वक आपको समझा देंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।